I've just started recording the lecture because पहले मैंने मुझे भूल गया कि ये आप चाहते हैं कि इसको रिकॉर्डिंग पे रखा जाए। खैर मैंने नोट्स दे दी हुई आपको, पहले वो बुक के 2 चैप्टर दिए मैंने आपको, तो रिकॉर्डिंग जो है वो शायद उतनी उसकी ज़रूरत नहीं जितने वो नोट्स तो आपके पास आ चुके हैं। अब ये नया टॉपिक है चूँकि और सॉर्ट ऑफ न्यू चैप्टर, तो इसके लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। ओके सो लेट्स, तो ये हमने डिफाइन कर लिया है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स, बल्कि आप पर मैं इसको छोड़ दूंगा कि आप इसको देखिएगा। तो मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि नंबर एक तो ये कि ये जो डी है ये x क्रॉस x जो कि ज्योग्राफिकल प्लेन है एक, जिसको हम मैप कह रहे हैं, और वहाँ से लेके r तक है, रियल वैल्यूड है, इज ए नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन मैपिंग या फंक्शन ऑन x क्रॉस x। मोर अब इसके अंदर आपके पास एक चीज़ तो ये है कि वही डिस्टेंस जो है इक्वल टू मीन्स मैं एक करता हूँ कि 2 टाउन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर वो 0 हो तो इसका मतलब ये है कि x1 टाउन जो है और x2 जो ये 2 टाउन्स हैं जिनको हमने x1 x2 कहा हुआ है, ये बेसिकली एक ही टाउन है, रिप्रेजेंट द सेम टाउन, द सेम टाउन। और अगर एक ही टाउन है, कन्वर्सली आपको याद होगा डेफिनेशन में हमने इफ एंड ओनली इफ कहा था, तो कन्वर्स भी करना पड़ेगा ना। कन्वर्सली इफ दोनों टाउन एक ही हैं, असल में अगर दोनों टाउन एक ही हैं तो यकीनन इनके दरमियान डिस्टेंस जो होगा फिर वो 0 आ जाएगा। तो इफ एंड ओनली इफ वाली जो बात थी वो यहाँ पूरी होती हुई नज़र आती है। इसी तरह से दूसरी जो प्रॉपर्टी थी या कंडीशन है उसको, या एक्सियम है, उसको हम डी x1 x2 is equal to d x2 x1 क्योंकि इसकी वजह यह है कि बिकॉज ये अब नया कॉन्सेप्ट है, इसी की वजह से ये एग्जांपल दी गई है। बिकॉज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, ये है असल में बात, शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम x1 town to x2 town is the same as the length या distance of the shortest route from
x2 to x1, पहले x1 था, अब x2 हो गया। मैं इसको आई वुड लाइक टू हाईलाइट, ये जो शॉर्टेस्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एग्जांपल में ये है, वरना तो फिर वही डेफिनेशन, वो डेफिनेशन थी, ये इसकी एग्जांपल दे रहे हैं। तो उसमें हमने जो डिफाइन किया है रियल वैल्यूड फंक्शन, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, जो कि पॉइंट्स आपके क्या है, दो टाउन्स हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि जो डेफिनेशन में तीसरी कंडीशन या तीसरी एक्सियम थी वो भी यहाँ पूरी हो रही है, और वो ये है कि अगर आपके पास दो शहरों के दरमियान x1 और x2 का डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, फिर दूसरी का x2 से लेके x3 तक जाएगा, तो वो अगर हम ले लें तो इसको बड़ा हो जाना चाहिए या बराबर होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन टाउन 1 x1 और टाउन x3। बिकॉज, क्यों होना चाहिए? बिकॉज the sum of the lengths of two sides because the sum of lengths of two sides of a triangle is greater than 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 or equal to the length of the third to the length of the third side of the triangle। मैं एक दो लोगों की असाइनमेंट्स देख रहा था, ब्राउज थ्रू कर रहा था, एक सरसरी नज़र मैंने डाली, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोट की वो ये थी कि आप लोगों की अंग्रेज़ी का बुरा हाल है, आप मामूली सी अंग्रेज़ी भी नहीं लिख सकते सही, और ये बड़ा मसला होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी सारी ज़िंदगी कम से कम अंग्रेज़ी से और उर्दू से, उर्दू भी अच्छी नहीं रही हमारी, तो कम से कम मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि उर्दू और अंग्रेज़ी के बारे में भी सोचा करें कि वो बेहतर हो जाए आपकी उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों। उर्दू में भी आप अल्फाज नहीं बोलते मुनासिब, फ़िक्रे भी आपके गलत होते हैं, और जो अल्फाज का चुनाव आप करते हैं वो बहुत ही बाज़ औक़ात तो मायूब हो जाता है, बाज़ औक़ात बहुत ही अजीब सा हो जाता है, वो ऐसे ही ज़बान आप इस्तेमाल करते हैं जो पढ़े लिखों की नहीं। यही हाल अंग्रेज़ी में है, हालांकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, उससे तो बेहतर होना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज़ी भी हम पढ़ते आए हैं बचपन से लेकर अब तक, किसी ने कम पढ़ी होगी, किसी ने ज़्यादा, लेकिन ये कि हम आप ही के अंदर लोग हैं जो जो अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर करने के लिए कोशिश करते हैं कि कम से कम चंद घंटों के लिए क्लास फेलोज़ आपस में या उस्ताद असातिज़ा के साथ वो लेक्चर्स के साथ वो गुफ्तगू करें, तो कुछ अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करें, और वो इस तरह से सीखते चले जाते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये आपकी मजबूरी भी समझ लीजिए,
लफ्ज़ तो अच्छा नहीं मजबूरी, क्योंकि मजबूरी के तहत कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल शौक़ से चीज़ें करनी चाहिए। तो अंग्रेज़ी बहरहाल ज़रूरत है आपकी, इसको आप लिखना है तो अंग्रेज़ी में, और अगर आपने पढ़ना है तो वो भी अंग्रेज़ी में। अच्छी किताबें जो इस वक्त मिलती हैं वो भी अंग्रेज़ी में ही हैं। वीडियोस जो आ रही हैं अच्छी मैथमेटिक्स के ऊपर, वो भी अंग्रेज़ी में है। तो आपकी अंग्रेज़ी आना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे मामूली, ये नहीं मैं कह रहा कि आप कोई अंग्रेज़ी दान बन जाएं, लेकिन वर्किंग अंग्रेज़ी तो आपकी ठीक होनी चाहिए ना, लिखते हुए भी और सुनते हुए भी और बोलते हुए भी। बोलने में तो चलें आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपको सुनना और देखना और लिखना तो अंग्रेज़ी में पढ़ना है। तो आप सारा ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे और साथ ज़हनी तौर पे इसको इनकार भी करते रहेंगे, तो फिर आप सीखेंगे नहीं। यू मस्ट कन्विंस योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको पहले आप इसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, और इसमें हर्ज भी कोई नहीं है, और ये कोई मुश्किल बात भी नहीं है। अंग्रेजी वर्किंग अंग्रेजी का आना तो अच्छी बात है ना। मैंने बारहा आपसे कहा है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो और अगर वो कह ना पाए जो कहना चाह रहे हैं, तो आपका तो नुकसान ही है ना इसमें। ओके, अभी एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और वो ये है, आगे आप सुन लेते हैं, आप उस पर अमल ना करें तो ये आपकी मर्ज़ी है। ज़िंदगी आपने गुजारना है, कैसे गुजारना है ये तो वक्त बताएगा। अनएम्प्लॉयमेंट पहले से बहुत है, और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे जॉब्स के लिए, तो वहाँ पे अगर आपको ज़ुबान ही नहीं आती तो क्या इंप्रेशन मिलेगा, क्या मार्क्स मिलेंगे आपको। सिफारिश करने वाला, अव्वल तो वो बड़ी बुरी बात है सिफारिश करना और सिफारिश करवाना, जिसको हम नेपोटिज्म कहते हैं। और कायद-ए-आज़म ने अपनी पहली तकरीर में ही 11 अगस्त को मना किया था 4-5 चीज़ें, उनमें से एक नेपोटिज्म भी था कि ये ना कीजिएगा, जॉबरी भी ना कीजिएगा, और नेपोटिज्म होता है वाकफियत और रिश्तेदारी से कोई चीज़ हासिल करना, रिश्तेदारियाँ दिखाना, मेरा मामू ये, मेरा चचा वो, मेरा मेरा एमपी है ये, और एमएनए से ताल्लुक़ है तो वह मुझे ये जॉब दे दें। तो हम एक दूसरे का हक मार लेते हैं इसी तरह से, और बड़े मज़े में रहते हैं कि जनाब हमने बड़ा नेक काम किया है। तो अपनी कॉम्पिटेंस के बलबूते पे जॉब लीजिए आहिस्ता आहिस्ता। सिफारिश मजबूरी अगर आपकी जो कि मैं तो एंडोर्स नहीं करता, और तो वो अगर करना ही है आपको, तो उसको भी तो ना शर्म आए कि मैं किसको रिकमेंड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल टू, तो मैं उसको रिकमेंडेशन ही कहूँगा, आई वोंट कॉल इट सिफारिश, विच इज़ अ बैड थिंग टू डू। इज़्ज़त नहीं रहती जनाब। तो एग्जाम्पल टू में हम ये करते हैं कि सीधा सीधा वो जो सेट एक्स जिसको हम कह रहे थे जनरल किस्म का, उसको हम रियल नंबर्स या रियल लाइन ले लेते हैं, और ये रियल नंबर्स, एक्स इज इक्वल टू आर मीन्स रियल नंबर्स, एंड यानी लेट एक्स बी इक्वल टू आर, और फिर उसके बाद हम डिस्टेंस को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम अंग्रेजी लिखी जाए। रियल वैल्यूड है तो रेंज सेट भी आर ही होना चाहिए, और ये डी जो है इज डिफाइंड, लेट दिस एंड डी be defined by d of x1 x2 के ऊपर हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं x1 माइनस x2, और ये मॉडुलस है। इसका मतलब ये है कि चाहे x में से x1 में से x2 निकाल दें या x2 में से x1 निकाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं। मैं इसको लिख भी देता हूँ, वेयर दिस मीन्स the absolute value
ऑफ द नंबर, जो भी आएगा, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और वो x1 माइनस x2 है, वो नेगेटिव नहीं आएगा. दिस मीन्स obviously it means that D is a non-negative real valued function on R. Obviously, D is a non-negative distance है ना, ये negative real valued function on R cross R. अब मैं इसको इसी तरह से लिखूंगा कि the rest of the conditions are also the rest of the conditions satisfied. मैं उनको नहीं लिखूंगा क्योंकि वो रूटीन कैलकुलेशंस हैं, तो मैं अमूमन रूटीन कैलकुलेशंस नहीं लिखता, बल्कि बहुत कम लिखता हूँ रूटीन कैलकुलेशंस. ये तो वो चीज़ें हैं कि फार्मूला लिखा हुआ है. रूटीन कैलकुलेशंस क्या होती हैं कि आपके पास एक फार्मूला है, मसलन ये वाला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा 2a. एम आई राइट? तो इसकी कैलकुलेशंस करनी है आपने. क्या करनी है? कैलकुलेशंस. आपके पास ये इक्वेशन है ये, और इसमें ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है. इस इक्वेशन के आपने सलूशन निकालने हो तो ये फार्मूला है, और इसको आप ये कह देते हैं x ये आएगा. अब रूटीन कैलकुलेशंस क्या होती हैं कि आप इसके अंदर मैं आपको कहूँ जी x2 ले लें, y जो है वो 5 है, और c जो है वो लेट्स से 7 है. तो मैं आपको कहूँ कि जी ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये इसका जवाब आएगा. यानी इक्वेशन जो आपके पास है वो बेसिकली सॉरी आई एम सॉरी ए बी नहीं मैंने क्या लिख दिया है, ये ए है और ये मैं बी कर देता हूँ, गलती से मैंने लिखा. अब मैं कहूँगा जनाब इनकी वैल्यूज़ पुट कीजिए फार्मूले में, और फार्मूला आप निकाल लीजिए. बेसिकली आपकी जो इक्वेशन है वो 2x² है प्लस b जो है 5x है और ये 7 है, और ये आपके पास इक्वेशन एक पर्टिकुलर दे दी और कहा कि जी इसके सलूशन निकालें. आपने फटाफट, अब मैं वहाँ पर लेक्चरर के तौर पे बाकायदा लिखूँ b आपका 5 है तो मैं वहाँ 5 पुट करूँ और प्लस माइनस करके फिर 5 स्क्वायर करूँ मैं, और फिर -4, और a को लिखूँ 2 और c को लिखूँ 7, और फिर जनाब उसके ज़र्ब दे के भी दिखाऊँ कि क्या होता है ये, और 2a को भी लिखूँ कि ये 2a जो है वो फिर 2 है, और ये 2a2 जो है 4 बन जाता है, और वगैरह वगैरह करते चल जाऊँ. दिस इज़ कॉल्ड दीज ऑल प्रोसेस कॉल्ड रूटीन कैलकुलेशन. रूटीन है, आम सी बात है, इसमें कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, देखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. सुन लिया, देख लिया, और जनाब फिर मैं बताऊँ आपको इस लेवल पे कि 2 से 2 को जमा करेंगे तो 4 आएगा, और फिर 5 स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाएगा. 25 में से हम फिर 4 तो 8 और 7 ये निकालेंगे तो हमारे पास फिर ये 25 माइनस 8 माइनस 8 टाइम्स ये आ जाएगा, और फिर ये उसकी वैल्यू निकालेंगे और ये वो अंडर रूट तो नेगेटिव आ जाएगा, और
कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा और ये करने की ज़रूरत है सारी कैलकुलेशंस करके। ये इसको कहते हैं रूटीन कैलकुलेशंस। इसमें क्या पड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं है। इट्स बिलो योर स्टैंडर्ड एक्चुअली, बिलो नॉट ओनली माई स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स, ये आपके स्टैंडर्ड से भी बिलो है। या इस किस्म की बातें जो रूटीन कैलकुलेशंस है वो नहीं करनी चाहिए। बहरहाल आपको अगर ज़रूरत पड़े तो ये आप कर लीजिए भाई, आपको मना नहीं किसी ने किया। और ये भी मैं यहाँ पे कहूँगा आपको ज़रूर करनी चाहिए, ताकि एक दफ़ा आपको पता चल जाए कि ये जो एक्सियम्स या डेफिनेशंस कंडीशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमने आपको ये दिया है, एक एग्जांपल दी है और उसको मैंने ब्लू में लिख दिया है, द रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर आल्सो सेटिस्फाइड। तो ये आप उसमें देख लीजिए। मैं साथ ही आपकी जो है ये सिलसिला है जो आपने देखना है। ठीक है जी, कैलकुलेशंस करनी है आपने जी। सर ये हम मीट्रिक स्पेस जो है ये सिर्फ ट्राइएंगुलर रीजन के अंदर ही स्टडी कर सकते हैं? नहीं, रीजन तो ट्रायंगुलर नहीं है। रीजन तो ट्रायंगुलर नहीं है। रीजन तो आपका प्लेन है ना, ये आर क्रॉस आर। रीजन तो आपका ये है, रीजन तो आपका जो है वो ये है। ओहो, ये है रीजन तो आपका ये है। फिर सर ये जो हम थर्ड एक्सियम स्टडी करते हैं जी इसमें हम ट्राइएंगल का वो करते हैं। जी, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, लेकिन उसको रीजन तो ना कहे। रीजन तो मैंने बता दिया ये है। वो तो ये है कि रीजन के अंदर एक प्लेन है, जैसे ये इसको कह लेते हैं, लेट्स से ये आपके पास रीजन है जिसको आप रीजन कह रहे हैं। ये आपके पास एक रीजन है। चलिए ये भी नहीं मैं करता, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये आपके पास एक रीजन है। रीजन तो ये है और इसके अंदर आपने 3 पॉइंट्स लिए हुए हैं। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो एक ये पॉइंट है। चलिए बल्कि इसको भी थोड़ा सा और कर दूं, इसको यहाँ कर देते हैं, ये यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस और फिर दिस, इसकी बात हो रही है। रीजन तो आपको बहुत बड़ा है नहीं, वो तो ये है जो ब्लैक में मैंने बनाया हुआ है। जो ब्लैक में है दैट्स ए रीजन। ये रीजन है, एरिया है, प्लेन है। ये आर क्रॉस आर फर्ज कीजिए ये है आर क्रॉस आर जिसको आप रीजन कह रहे हैं। ये है आपका। अब बाबा मैं इसको मिटा दूं कि आप कहें कि जी ये जो सर्कल में आया वो है, नहीं, ये है रीजन। ये कंटूर जो बना हुआ है और इसके अंदर 3 पॉइंट्स आपने लिए हैं और आपके वो 3 पॉइंट्स जो हैं वो लेट्स से ये हैं x1, x2 और x3। तो डिस्टेंस बिटवीन x1, x2 एंड x2 एंड x3 एंड x1, x3, उसकी जो आपस में ताल्लुक बनता है वो ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल प्रॉपर्टीज है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो। और ये भी ख्याल रखिएगा, रीजन जो होता है वो तो पूरे का पूरा, इसकी बात नहीं हम कर रहे। ये रीजन नहीं है, ना इसकी बात कर रहे हैं, ना वो ब्लैक पूरे की बात कर रहे हैं। हम तो तीन पॉइंट्स के दरमियान, डिस्टेंसेस के दरमियान जो ताल्लुक है हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट? फिर तो सर ये सारे पॉइंट्स नॉन लीनियर होने चाहिए सर। नॉन लीनियर से क्या मुराद है आपकी? लीनियर नॉन लीनियर? सर नॉन कोलिनियर सर, कि ये एक ही पॉइंट पे हो। अगर नहीं, आपके सामने आपके पास R2 प्लेन है, थर्ड डिमेंशन ही कोई नहीं है। R2 है, R3 नहीं है। तो फिर उसमें हमने जो आप कह रहे हैं ठीक बात कर रहे हैं कि जरूरी वो भी कर लेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा वैसे बाय द वे। इन थियरी तो वो ट्रायंगल ही है वो भी। उससे फर्क पड़ता है सर थोड़ा सा। क्या सर ये अगर x1, x2, x3 कोलिनियर हैं तो फिर ये जो थर्ड एग्जाम हमने लिखा है ये ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन उसके बराबर इक्वल नहीं हो सकता है, d x1 x3 के ग्रेटर नहीं हो सकता। नहीं, देखें आपको जो डेफिनेशन थी उसमें आपने लिखा हुआ था इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो इसीलिए लिखा था सर ना। फिर इसमें इनइक्वालिटी नहीं आती सर, मेरे कहने का मकसद ये है। नहीं, तो मैंने भी कब कहा है इक्वलिटी? इनइक्वालिटी हमेशा आएगी। मैंने जब लिखी एक्सियम या कंडीशन,
हमने तो उसमें लिखा हुआ था ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल भी हो सकता है। तो वो जो एक किस्म आप बता रहे हैं कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन आ गई, शॉर्टेस्ट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन लेटर से आ जाती है, तो ठीक है ना, आ सकती है। उस केस में आपके पास यही होगा कि वो बराबर आ जाएंगे। और अगर वो ज़रा सा आपने उसको लाइन से हटके थर्ड पॉइंट ले लिया, कोई तीन में से कोई एक पॉइंट हटके ले लिया, तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसीलिए हमने उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू कहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ताकि इक्वल वाली पॉसिबिलिटी भी रह जाए। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर ये एक तीनों एक लाइन पे हो जाते हैं तो फिर ट्रायंगल कैसे रहेगी ये? नहीं, ट्रायंगल की डेफिनेशन के मुताबिक तो ट्रायंगल रहती है। आपको नज़र नहीं आ रही, मुझे भी नज़र नहीं आएगी, लेकिन डेफिनेशन अगर देखेंगे तो नज़र आती है। डेफिनेशन तो यही है ना उसके तीन, हाँ जी होती है, डेफिनेशन नज़र आती है जी। ओके सर। राइट राइट। सर एग्जाम्पल 2 सर ये बता देंगे उसमें करना किस तरह से? नहीं वो नहीं मैं बताऊंगा, मैं रूटीन मैं अच्छा खासा आपका टाइम ले लिया जिसमें मैंने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख कर दी हुई है। करने से क्या मुराद है, अगर आपको अभी नहीं पता चला, मैंने पहले जो एग्जांपल 1 की है वो कर दी है ना मैंने डिटेल में, और नंबर 2 में भी आपको यही करना है। मैंने एक उसका हिस्सा भी प्रूव कर दिया भैया। तो वो मैं बैठ के कोई प्रॉब्लम सॉल्वर तो नहीं ना कि मैं बैठ के ट्यूटोरियल देना शुरू कर दूं। मैंने ये देखें आपके सामने लिखी हुई चीज़ें, ये जो ब्लैक में लिखी हुई हैं, तो बाकी की चीज़ें आपको करनी है डेफिनेशन को देखते हुए। ये डिस्टेंस फार्मूला आपका पता है आपको, ये है, और लिखा भी है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर x माइनस x2। अब आपको टोपोलॉजी की या मीट्रिक स्पेसिस की बाकाया जो प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 हों 4 हों 8 हों, उनको आपने देखना है। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जो रूटीन आप नहीं कर सकते और चाहते हैं मैं करूं। मैं तो चाहता हूं कि आप करें, ताकि आप करते हुए आपको पता चले कि जहन में आपकी चीज़ें आएंगी, सवाल आएंगे, जवाब देंगे आप खुद से। वो तो खामखा एक लंबी कैलकुलेशंस करने के लिए तो नहीं ना, लेक्चर के दरमियान खामखा क्या कोई नई चीज़ आ जाए, कैलकुलेशन नई तरह की हो, मुश्किल हो, नई किस्म की हो, जहाँ पे कोई आपके पता चले कि यार ये इन्होंने पहले नहीं देखी हुई। ये तो रूटीन है, फार्मूला लगा दिया आपने, वही ax² + bx वाला, उसको मैं दोबारा करने बैठ जाऊँ 10 दफ़ा करूँ तो बात तो एक ही है। ओके, सो दैट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्व्स। फिर अगर नहीं कर सकेंगे तो आपको ये भी याद होगा कि यार ये मैं क्यों नहीं कर सका था, फिर मुझे सवाल कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। नाउ वन नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर विच यू नीड टू कंसिडर, एंड दैट इज़ द फॉलोइंग। डी जो है मीट्रिक इज डिफाइंड, या बेहतर ये होगा मैं ये लिख दूं डिस्क्राइब्ड, उसकी भी वजह है। डी इज डिस्क्राइब्ड in one property, as one property of example 3 is called the usual metric. Usual metric on R². Because usual क्यों कहलाता है, इसलिए कहलाता है because this is the same metric with which we deal in elementary geometry.
to derive the well-known distance formula. सर ये आर स्क्वायर के बाद क्या लिखा आपने? Because बी का यूज नहीं है। एक शख्स को मैंने सुना ये लफ्ज बिकॉज को, उसने बी का यूज कर दिया। बी का यूज बिकॉज, उसने कहा जी ये बी का यूज है, ये बिकॉज है। एनीवे, बिकॉज नॉन डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप पहले भी करते रहे हैं वगैरह वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं हैरान हूँ यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैथमेटिक्स को डिफ़ाइन करते हैं तो ये दो लफ्ज़ बड़े अजीब से इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं जी एलिमेंट बेसिक मैथमेटिक्स करें, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, कि ये क्या है जी, ये प्योर मैथ्स। और अप्लाइड क्या है, विच अप्लाइड। एप्लीकेशंस ऑफ मैथ, दोनों गलत मतलब दोनों की अंग्रेजी का बेड़ा गर्क हुआ है। और इसकी इतनी इम्प्लीकेशंस हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इसके। लेकिन जब अल्फाज बोलते हैं ना, ये अल्फाज हम बनाते हैं, हमारा दिमाग जब बनाता है तो उसके अंदर बहुत सोच उसके अंदर कार फरमा होती है। और अगर गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, गलत पैराए में, गलत हवालों से, तो वो आपकी सोच भी गलत होती है या पहले से गलत होती है और लफाज मुंह से निकल रहे होते हैं, और जो या उलट होता है, दोनों नेसेसरी सफिशिएंट है। हम इसको अहमियत नहीं देते। तो बेसिक्स नहीं कहना चाहिए, बेसिक्स का मतलब तो एलिमेंट्री हो जाता है, इसको फंडामेंटल कहना चाहिए। दोनों में बड़ा फ़र्क है। फंडामेंटल क्या होता है और बेसिक क्या होता है, ये दोनों को ज़मीन ज़मान हमने बस इस्तेमाल कर लिया। अब बड़े पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिक्स ऑफ मैथ। बंदा पूछो यार बेसिक का मतलब तो होता है कि एलिमेंट्री, जबकि ये तो बेसिक क्या, फंडामेंटल तो बड़ी मुश्किल चीज़ है। बुनियादी चीज़ें का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल वो हमारे यहाँ तो ज़बान को टीचर और लेक्चरर में कोई फ़र्क नहीं समझते। टीचर का क्या मतलब है किसी को पता ही नहीं है, लेक्चरर का क्या मतलब है किसी को पता ही नहीं है। तो कभी टीचर कह देते हैं, हर एक को टीचर ही कहते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि भाई टीचर टेक्चर है। हम तालीम के ऊपर बड़े बड़े लोग तकरीरें करते हैं तालीम व तरबियत के ऊपर। भाई तालीम अलग चीज़ है, तरबियत अलग चीज़ है। यूनिवर्सिटियों में तरबियत नहीं करते। मैं अभी बात कर रहा हूँ तो थोड़ी सी हम आपस में बेहतरी के लिए तरबियत कर रहे हैं, लेकिन तरबियत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। बच्चे बच्चियाँ तलीम व तरबियत, भाई बच्चे बच्चियाँ यूनिवर्सिटियों में नहीं होते। तालीम व तरबियत यूनिवर्सिटियों में नहीं होती। टीचर और लेक्चरर यूनिवर्सिटी में टीचिंग नहीं होती। लेकिन आम अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जहनों के अंदर एक परसेप्शंस बने हुए हैं और वो इतने गलत बन चुके हैं कि तवक्कुआत ही गलत होती हैं। और कहते हैं जी वो फलां उस्ताद बड़ा अच्छा था कि वो वक्त पे आता था, पंक्चुअल था। सारी दुनिया में पंक्चुअल होना कोई ये तो नेचुरल सी बात है, इसमें कमाल वाली कौन सी बात है। हमारे यहाँ क्योंकि अक्सर लोग पंक्चुअल नहीं होते, इसलिए कोई जो पंक्चुअल हो जाए उसको कहते हैं जी बड़ा अच्छा आदमी है, ही इज़ अ गुड टीचर बिकॉज ही यूज्ड टू कम इन द क्लास इन टाइम। ये क्वालिटी बन गई हमारे मुल्क में। हालांकि ये तो क्वालिटी नहीं है, ये तो सबके लिए होनी चाहिए ना। क्वालिटी उस वक्त बन जाती है जब रेयर हो जाए। वैसे पंक्चुअलिटी शुड नॉट बी रेयर, एवरीबॉडी शुड बी पंक्चुअल। तो अगर हम हर के ऊपर लिखें तो ऐसे ही है जैसे पंखा खरीदते हुए कहें जी मुझे वो पंखा दो जो हवा दे। भाई सारे पंखे हवा देते हैं। कौन सा पंखा आप ले रहे हो, कौन सा पंखा जो हवा नहीं देता। चाहे उसकी डायरेक्शन बदल जाए, एग्जॉस्ट फैन हो जाए या दूसरा फैन हो, लेकिन हवा तो देता है वो।
तो ये कहना कि जी पंक्चुअल होना, वो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन बिकॉज ही वाज ए पंक्चुअल, इसका मतलब आपके माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो टाइम पे ना आते ना जाते हैं, इसलिए वो उनको पंक्चुअल कहना एक खूबी है। ये ऐसी है जिसके कहें जी वो बंदे बड़े अच्छे थे जी, वक्त पे बड़े पंक्चुअल थे, झूठ नहीं बोलते थे, सिफारिश नहीं करते थे। बंदा पूछते हैं ये तीनों चीज़ों के ये कमाल है कोई, ये तो नेचर के अंदर आपके अंदर होनी चाहिए। कोई ऐसी बात करो जो अनूनी और अच्छी हो, वो उसका जिक्र करना जरूरी है। एक बंदा गरीब है, कहते हैं जी हैंड टू माउथ लिव कर रहा है बगैर सोचे हुए, वो ऐसे हमें याद करा देते हैं कि वो बड़ा अच्छा आदमी है, वो पंक्चुअल भी है, वो झूठ नहीं बोलता, वो जनाब वो पंखा है हवा देता है, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और वो जनाब वो हैंड टू माउथ लिव कर रहा है कि जो कमाया उसको बस मुंह तक कमाया और खा लिया, वो रोटी कपड़े, ये तो बड़ी बुरी बात है। वो बेचारा सिर्फ रोटी और कपड़े मकान के चक्कर में पड़ा हुआ है, रोटी खा ली, आग पकाया, कमाया, रोटी खा ली मुश्किल से, बस दैट्स इट। और भाई बाकी चीज़ें भी तो देखनी चाहिए थी, करनी चाहिए, उसके हक है उसका, उसको दो, उसको मेहनत करे, वो जितना मेहनत करे उतना ही वो उसको उसका फ़ायदा हो, और वो रोटी कपड़े मकान से आगे निकले थोड़ी सी। वो हम क्वालिटीज़ हमारी अजीब है। वो बच्चों को जब पढ़ाते हैं स्कूल में तो वो उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं कि अच्छे का मतलब ये है। इसी तरह से मैंने जैसे पहले जिक्र किया था, बच्चे वो तकाजा में लिखा हुआ है सुगरा अच्छी बच्ची है, भाई को तैयार करा के स्कूल भेज दिया और बाद में अपनी माँ का सफाई, घर की सफाई में हाथ बटाती है। आप क्या बता रहे हैं उसको? बच्चों को, लड़कों को और लड़कियों को, जो बच्चे स्कूल में बैठ के कायदा पढ़ रहे हैं, उनको शुरू से अब बता रहे हैं कि ये लड़की का काम है, ये लड़के का काम है, उसने स्कूल जाना है, उसने स्कूल नहीं जाना, उसने स्कूल जाने के लिए तैयार करना है भाई को, और भाई साहब जो हैं वो बस तैयार हो करवा के अपने आप को जाएंगे, खुद नहीं तैयार करेंगे, और ये भी नहीं कहेंगे कि चलो दोनों चलते हैं पढ़ने के लिए, वगैरह वगैरह। वो हमारे दिमागों में बस वो घुसी हुई चीज़ें वो बैठाई जाती हैं हमारे स्कूल में, परसेप्शंस। तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हमारे जहनों में बैठा दी गई हैं और फिर उसे निकलते नहीं आप पे पाकिस्तान में इतना मैथमेटिक्स अप्लाइड किया जा रहा है, कहाँ पे अप्लाई हुआ है? कोरोना में कहीं अप्लाई हुआ है? लोग दावा करते हैं कि जी हमने बायो मैथमेटिक्स हम करते हैं, हम एक्सपर्ट हैं बायो मैथमेटिक्स के। उनसे आप बात करके देख लीजिए, उनको दो अंग्रेजी के अल्फाज नहीं बोलना आते, उर्दू नहीं बोलना आती, सही टेम्पो से उर्दू नहीं बोल पाते, लेकिन माशाल्लाह बड़े बड़े ओहदे लेके बैठे हुए हैं। तो जब वो ऐसे हैं तो आप क्या होंगे? आपका भी तो ऐसे ही हाल होगा। परसेप्शंस खराब किए हुए हमारे। Let us now move to a new thing, and that is the following. This example is very important in the sense that every, मैं इसको नोट के तौर पे नहीं एग्जाम्पल को लिखूंगा, लेकिन let's take it as a proposition, I think. Proposition. What is that? Every non-empty set non-empty set can be written, can be given a metric अमीट्रिक, द मीट्रिक नहीं, अमीट्रिक। दा तो मखसूस हो जाते एक ही होगा, फिर नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी दिया जा सकता है। अमीट्रिक जिसका मतलब यह है कि वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो मीट्रिक स्पेस बन जाती है। जैसे ही आप कहते हैं इस प्रोपोजिशन के मुताबिक कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट कैन बी गिवन ए मीट्रिक, तो वो बन जाती है मीट्रिक स्पेस। तो हर सेट को, हर नॉन एम्प्टी सेट को मीट्रिक स्पेस बनाया जा सकता है। लेट X be any set, any non-empty
ज़ाहिर एम्प्टी है तो फिर तो ट्रिवियली ट्रू है ना। और लेट्स एक मखसूस हम डी नॉट मैपिंग बनाते हैं फ्रॉम दिस क्रॉस एक्स, ये आपको पता है बुनियादी तौर पे। कहाँ जाएगा ये, यहाँ कहाँ लिखूँ मैं आगे, कैन एनीबडी टेल? आर लिखिए सर, और आर। ठीक हो गया, अरशद साहब आप ठीक कहते हैं। यार ये मुझे बताओ मोहम्मद अरशद, आपको अच्छा लगता है जब आपको कहा जाता है बच्चा? हाँ बस सर क्या कहें। नहीं नहीं, मुझे मैं बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। नडा कहें आपको नडा, यार या आपको कहा जाए कि जी बच्चा, तो क्या आपको क्या क्या फीलिंग आती है? अच्छा लगता है आपको? बाहर तो नहीं अच्छा लगता, बाहर के टीनेजर को कह के देखें आप तो टीनेजर नहीं हो, यू हैव ग्रॉस्ड, क्या एज आपकी है फाइव में से? मेरे कान में बता दो, सर लड़कियों को ना पता चले। जी 21 सर। 21, तो टीनेज निकल गए ना आप। यार ये टीनेजर क्या होता है? यस सर। टीनेजर क्या होता है भाई दी वे? अरशद आप भी बताएं। सर जो मतलब 18 के अंदर ही होता है ना। नहीं नहीं नहीं, टीन टीन लफ्ज कहाँ से आ गया? टीन एज, मैं कहूँ आप टीन एजर है, इसका क्या मतलब है? टीन कहाँ सर से आ गया? 13 to मतलब 19। हाँ ये अंग्रेजी 20 से नीचे सर, 20 से नहीं नीचे। नहीं नहीं नहीं, नीचे से नहीं, नहीं 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 नहीं, 11 को कहेंगे टीन? नहीं सर, नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो 11 है, टीन नहीं है उसमें आता, TEEN 12 से नहीं। अबव और 20 से नीचे सर। ये 13 से लेके तो 18 तक ना, 19 तक, ये है टीन एज। अच्छा, ये इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है बाहर के माशरे में कि 13 के बाद और 19 के बाद वोटिंग शोटिंग का हक और ये और कानूनी हकूक बदल जाते हैं। कानूनी हक उनके 13 के बाद भी बदलते हैं, 19 के बाद भी बदलते हैं, और वो उनकी मेजोरिटी की एज और ये और वो बायोलॉजिकल एज भी उसमें आ जाती है। फिर उसको बायोलॉजिकल एज को कन्वर्ट करके कानूनी एज के अंदर डालते हैं, और फिर उसके बाद उनके हकूक आ जाते हैं वगैरह वगैरह। और वो कहते हैं जब आप इस काबिल हैं कि कानूनन आप उन 20 से ऑनवर्ड जितने भी लोग हैं उनके बराबर हैं आपके हकूक, अब आप आज़ाद हैं, क्योंकि 19 तक तो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसके बाद नहीं। तो और मेरे पास एक, मैं उस वक्त ऐसे ही अपने कज़न के साथ गया हुआ था बर्मिंघम, तो वहाँ पे माय कज़न हु वाज ओल्डर देन मी बाय 10 years, मरहूम, वो ही वाज स्मोकिंग, ही वाज फाउंड ऑफ स्मोकिंग विच इज़ बैड थिंग एनीवे, सिगरेट पीते थे वो। तो एक अंग्रेज़ बच्चा भागता वो उनके पास आया, तो कहने लगा डू यू हैव अ लाइटर? तो मेरे कज़न के पास लाइटर तो था, वो सिगरेट भी पी रहा था। तो उसने कहा आई डू हैव अ लाइटर बट आई विल नॉट गिव यू बिकॉज यू आर अंडर एज टू स्मोक, भागो यहाँ से। तो वो डर के भाग गया। तो कानून की बात कर रहा हूँ। तो वो एक वहाँ पे सिपाही खड़ा था गोरा, वो आया उनके पास, तो उसने आके कहा थैंक यू वेरी मच सर। तो उसने कहा नो नॉट नॉट एट ऑल, कोई मसला नहीं, आई नो लॉ ये है कि ये अंडर एज है, ये पी नहीं सकता सिगरेट, और मैं पी सकता हूँ और पी रहा हूँ। तो उसने शुक्रिया अदा किया सिपाही ने कि जो काम उसने करना था वो उससे पहले इसने इनकार कर दिया। हमारे यहाँ बच्चे सिगरेट पीने आते तो साथ वो उनको बाकायदा सुलगा के साथ बैठे होते हैं, और साथ सिगरेट का वो सिगरेट पी रहे होते हैं, और साइकिल का पहिया खोल के तो उसको रिपेयर कर रहे होते हैं, और साथ बच्चा भी पी रहा होता है। कोई बड़ा वहाँ बैठ के ये नहीं कहता कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, ये सिगरेट नहीं मैं पीने दूंगा, यहाँ पे ख़त्म ख़त्म, ना खुद पीऊँगा ना तुम्हें पीने दूंगा। बहरहाल ये चीज़ें हमारे माशरे में आ गई हुई हैं, बदकिस्मती से बच्चे बच्चियाँ के चक्कर में डाल दिया हुआ है। साथ बच्चे भी कहते हैं और साथ फिर बड़ा होने दो भाई। इसको मैं लफ्ज़ बता रहा था किसी कि ये जो बच्चे बच्ची हैं ना, इससे एक लफ्ज़ होता है, मैं इसको यहाँ लिख दूँ फिर कभी तकरीर करेंगे इसके ऊपर। इन्फेंटलाइजेशन, ये लफ्ज़ है जो बड़ा खौफनाक है। इन्फेंट होता है ना, इन्फेंट बच्चा होता है, इन्फेंटलाइजेशन। तो इन्फेंटलाइजेशन हम कर रहे होते हैं जब आपको बच्चे बच्चियाँ कह रहे होते हैं।
वो शफकत महमूद साहब डॉक्टर साहब भी बैठ के, वज़ीर तालीम और तरबियत वो लेबर, वो वहाँ बैठ के कहते हैं हमने सोचा है कि बच्चे बच्चियों के लिए स्कूल कहाँ खोलें, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ कैसे खोलें। बच्चे बच्चियाँ को यूनिवर्सिटी, उनको पता ही नहीं है यूनिवर्सिटी कॉलेज को भी बीच में बच्चे बच्चियाँ, वो समझते हैं मैं बड़ा हूँ तो मेरी बच्चियाँ जवान हैं, बच्चे जवान हैं, तो इसलिए सब बच्चे मेरे लिए बच्चे बच्चियाँ हैं। वो इन्फेंटलाइजेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसके बड़े मनफी असरात है जहन के ऊपर, माशरे के ऊपर। और वहाँ बाहर तो आप इसको किसी को कहे ना बच्चे बच्चियाँ और वो टीनेजर ना हो तो वो नाराज़ हो जाता है, कहता है जी नहीं, डोंट कॉल मी सन, मैं सन नहीं हूँ, मैं ग्रोन अप यंग बॉय, मेरे से आप सही बात करें, इक्वल बात करें। क्या कहना चाहते हैं आप, ये क्यों कहते हैं आप ये बच्चे बच्चियाँ। लेकिन आपके तो साजा भी कहते हैं आपको, आप हम तो रिश्तेदारी के बगैर बात ही नहीं करते, ज़हूर भाई और बहन और भाई और मासी जी और खाला जी, फूफी जी, अम्मा जी, और गानों में भी यही है, हम माएँ, हम बेटियाँ, हम बहनें, उसके बगैर इज्जत ही नहीं होती जब तक आप ये तीनों कैटेगरीज में ना आए। रेफरल, इट इज़ कॉल्ड रेफरल, मैं इनको कहता हूँ रेफरल, रेफरल रिस्पेक्ट, उसके बगैर रिस्पेक्ट ही नहीं है। माँ होगे तो रिस्पेक्ट होगी, वरना ऐसी तैसी। हमारी तो गालियाँ जो है ना वो भी रेफरल है, तो बस इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। सोचते नहीं हम लोग किस चक्कर में पड़ गए हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो प्रूफ है इसका, उसमें लेट्स कम बैक टू मैथ्स। ये रिलेटेड है, मैथ्स से रिलेटेड है, तालीम से रिलेटेड है, और तरबियत भी करनी पड़ रही है आपकी, लेकिन मेरी तरबियत इस तरह की है, मैं उन्हें बताऊँगा आपके कि नाखून काट के आए हो कि नहीं आए हो, और कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है। सोच से, मेरी तरबियत से मुराद सोच है। वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग, वी हैव टू गो अलॉन्ग द टाइम्स। बेहतरी आनी चाहिए, आज से कल बेहतर हो, कल आज बेहतर होना चाहिए गुजरे हुए कल से। तो ये जो डी नॉट है ये हमने डिफाइन किया है, और एक्स क्रॉस एक्स से आर पे जाएगा, आपको पता ही है इस बात का, तो कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और इसको लेट दिस बी डिफाइंड, बी ए, ये बी नॉन नेगेटिव, बी ए नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन। अब इसको कहने की जरूरत तो नहीं थी कि रियल वैल्यूड, क्योंकि आर लिखा हुआ यहाँ पे, रियल वैल्यूड फंक्शन, और आर भी रियल नंबर्स हैं, वो सिर्फ आर नहीं है, कैपिटल आर नहीं है सिर्फ, वो डबल स्पाइन वाला है, ये डबल स्पाइन वाला है ना, मैं दोबारा देखा ना, ये डबल स्पाइन वाला है ऐसे, तो ये एक मखसूस नोटेशन है जिसका मतलब है इसके अंदर रियल नंबर्स हैं। रियल वैल्यूड ऑफ फंक्शन है डिफाइंड बाय, सर अगर सिंपल आर लिखा हुआ हो तो उसका कोई और मतलब होता है? बिल्कुल, उसका मतलब गलत लिया जा सकता है। मैथमेटिक्स में यही तो मज़ा है, आप प्रिसाइज होते हैं, आप जो लिखते हैं उसका मतलब होता है और होना चाहिए। कैजुअल गुफ्तगू मैथमेटिक्स में नहीं होती है, वैसे भी नहीं होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों की ज़ुबान बड़ी मुख्तलिफ और बड़ी केयरफुल होती है। अंग्रेज़ इस मामले में अमेरिकन से भी ज़्यादा तेज़ है, वो सही अल्फाज बोलता है, एक ही अल्फाज के तजारस जैसे है ना, उसमें हम तो आंखें बंद करके इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं, वो बड़े सही मुनासिब अल्फाज, सिंबल भी मुनासिब होने चाहिए। ये जो है ना, इसमें बड़ा फ़र्क है इन चीज़ों के अंदर, ये सिंबॉलिक स्टैंडर्ड है। मसलन ये जेड को ऐसे कहते हैं, हैवी स्पाइन का जेड जो है इसका इंटीजर्स है, इसका मखसूस नाम है। इसी तरह से ये सी नहीं है, ये मखसूस इनके वो हैं, मतलब हैं। आप जानते हैं माशाल्लाह कि इससे सी से मुराद कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और नेक्स्ट जेड से मुराद इंटीजर्स हैं, और आर से मुराद रियल नंबर्स हैं। वैसे आपने कहीं कैजुअली ऐसे लिख दिया तो ये क्वेश्चनेबल है, इसके ऊपर इतराज़ आ सकता है। आपने कहा हाँ, आपने लिख दिया कि लेट सी बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो बंदा कहता है ठीक है, आपने चूंकि साथ लिख दिया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, तो फिर आप को नहीं है। लेकिन असूलन अगर ये ना लिखें, बाकी का मैं ये कर दूं, ये ना लिखें जो रेड लाइन में मैंने लिखा था, और उसकी बजाय आप इसको ऐसे कर दें, तो बस फिर ये रेड से जो कटा हुआ है उसकी ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आप वो साथ लिखेंगे तो फिर ठीक है। तो इतना लिखने की क्या ज़रूरत है जब आपको पता है कि हम वी कैन यूज़ दिस सिंबल्स विच आर स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड दे हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स।
let be non-negative real valued function defined by ये साथ साथ मैं करता रहता हूँ, पता नहीं आपको पता हो कि ना ये ज़रूरी बातें हैं आपके अंदर। अगर इन बातों को समझ जाएं तो आपको ज़िंदगी में यू विल बी ए बेटर पर्सन, आप बेहतर इंसान होंगे और कामयाब होंगे इंशाल्लाह, अगर आपने सोच बदली इन चीज़ों के साथ। और अगर आपने कहा कि वो की फ़र्क पैंदा है, तो फिर वो की फ़र्क पैंदे में बस फिर तो आपके पैदा होने में, वजूद में क्या फ़र्क पड़ता है आपका हो या ना हो दुनिया में। कल आपसे बेहतर आएंगे लोग, मुझसे बेहतर आएंगे लोग, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले जनाब। तो ये हमने इसको फंक्शन को इस तरह से, डी नॉट को हमने इस तरह से डिफाइन किया। ज़ाहिर है कि x1 x2 पेयर के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखें ना अंडरलाइन रेड पे, ये पेयर यहाँ पे डी नॉट अप्लाई ही पेयर के ऊपर होगा, तो उसको हमने ये जो मैं कॉमा बोल गया हूँ डाल दूँ यहाँ पे, x1 x2 पेयर लेके उसके ऊपर हमने डी नॉट को अप्लाई किया है, और जो इमेज आएगा वो रियल वैल्यूड होगा, आर में जाएगा, या 0 और 1 आए, और 0 तब आएगा जब बराबर हों, और 1 आएगा जब ये बराबर ना हो। वंडरफुल फंक्शन है। और इट इज़, मैं इसको लिख दूँ, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू शो दैट all the conditions, मैं नहीं 3 नहीं कहूँगा, all the conditions, वो मेरे लिए 3 नहीं important, जो भी conditions है, 3 है 4 है, all the conditions of a metric space are satisfied। ये आपने करना है। आज 5-10 मिनट बैठ के करेंगे तो आपको डेफिनेशन वगैरह सब क्लियर हो जाएगी। और the metric D naught is called, इसका स्टैंडर्ड है ये, जिसको या 1 आता है या 0 आता है, जब बराबर हो तो 0 आता है, जब बराबर ना हो तो 1 आता है, हाँ 1 आता है, तो उसको कहते हैं द डिस्क्रीट मीट्रिक, द discrete metric, the discrete metric on X and the pair is called a discrete metric space. That is an important concept. नेक्स्ट हम फिर इसके बारे में आगे चलेंगे, इस वक्त तो फिर टाइम नहीं है। आपके सो कॉल्ड मिड टर्म टेस्ट कब हो रहे हैं? किसी और पेपर के हो रहे हैं, किसी और कोर्स के? वो सर अभी तक तो नहीं हो रहा।
ठीक है, आप जब भी बर वक्त आप बता दीजिएगा अपने लेक्चर्स को कि हमारा ये शेड्यूल है, क्योंकि मैं शेड्यूल को चेंज नहीं करूँगा, ये मैंने आपको बता दिया है। आपकी आसानी के लिए, मेरी आसानी के लिए हमने शेड्यूल बना दिया है, और तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे शेड्यूल के ऊपर चले जाएं। अगर किसी ने कोई इम्तिहान टेस्ट वेस्ट लेना है किसी और ने, तो उनको बखूबी आप इसका प्रिंट लेके बता दें कि जी ये बड़ा पहले से तय हुआ है, आप आगे पीछे कर लें जो करना है, लेकिन ये नहीं होगा, इसको हम नहीं कर सकते अदरवाइज चेंज। तो आई स्टॉप रिकॉर्डिंग हेयर, रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप करता हूँ।